मित्रों नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अब तक हमने इतिहास जानने के साधन में इसके 9 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे इसके 10वें भाग का। जैसे 9 भाग में हमने इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक साक्ष्यों में वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, महाकाव्यों का, वेदांगों का और ब्राह्मणेतर साहित्य का, जो अब आज जो हमारा विषय है वह है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य और इसके बाद साहित्यिक स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे। जो आज हमारा अध्ययन का विषय है वह है लौकिक साहित्य। अभी तक हमने धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य का विशद अध्ययन कर लिया है। और उसके विषय में जानने के लिए आप इसके जो पहले के वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। जब उसको आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक भी भाग अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या है, उससे आपका कुछ न कुछ पॉइंट छूट जाएगा, जो कि परीक्षा के समय वह आपको वही समस्या देगा। क्योंकि परीक्षा में क्या पूछ लिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए आप इसके जो पहले के भाग हैं उसको अवश्य देखिए। जब तक उसको आप देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा विषय लौकिक साहित्य, देखिए लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। देखिए, अब लौकिक साहित्य जैसे नाम से ही हो रहा है ना, इस लोक से सम, देखिए लौकिक साहित्य जो इस लोक से संबंधित, यानी कि जो धार्मिक साहित्य नहीं है, जो लौकिक साहित्य है, जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इन विषयों का अध्ययन करते हैं, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथों को रख सकते हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को रख सकते हैं और जीवनियों को। इसके अंतर्गत किसको रख सकते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथों को रख सकते हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को रख सकते हैं और जीवनियों को रख सकते हैं। इसे ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा, बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बराबर पूछा जाता है, ठीक। यह ग्रंथ क्या है, बराबर पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र के रचयिता आप जानते होंगे, नए स्टूडेंट है नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य क्या बचपन का क्या नाम था, कौटिल्य के बचपन का क्या नाम था, तो उनका क्या नाम था, विष्णुगुप्त उनका नाम था। तो जो सर्वप्रथम हमको रचना मिलती है, तो देखिए अब इसको हम क्या है 3 भागों में बांट देते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियां। तो हम इसको अलग अलग बताएंगे परीक्षा दृष्टि से, ताकि आप समझ में लीजिए। और देखिए, ये जो ग्रंथ है क्यों महत्वपूर्ण है, बराबर इन ग्रंथों के विषय में पूछा जाता है। इसके रचयिता कौन है, इसमें किसके विषय में हमको जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के विषय में क्या जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के विषय में कैसे जानकारी, गुजरात के इतिहास, इन सब के लिए भी यह आवश्यक है। देखिए, तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथ इसका अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में हम देखते हैं तो पहली चीज क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए दूसरा ग्रंथ हम देखते हैं तो कामांदक, अभी समझाएंगे तो कामांदक का नीति सार, कामांदक का नीति सार, ये सब देखिए नाम पूछे भी जाते हैं। फिर कल्हड़ एक है कश्मीरी कवि, कल्हड़ की राजत रंगड़ी, की राजत रंगड़ी। उसके बाद सोमदेव कृत रसमाला,
रसमाला और कीर्त कौमुदी। एक ग्रंथ हमकी है कीर्त कौमुदी, कीर्त कौमुदी। और उसके बाद है, नाम सुना होगा आपने, राजशेखर, राजशेखर की प्रबंध कोश। इनकी और रचनाएं हैं बाल रामायण और काव्य मीमांसा, ये इन्हीं की रचना है, दिखा देंगे प्रबंध कोश। उसके बाद चचनामा, बहुत बार पूछा गया है, चचनामा अरबी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है यार? अरबी ग्रंथ। देखिए अब हमने क्या देखा ऐतिहासिक ग्रंथों में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामांधक का निस्सार, कलहड़ की राजतरंगणी, सोमदेव कृत रसमाला कीर्त कौमुदी। याद कर लीजिए, नाम ही पूछा जाता है किसकी रचना है, किसने लिखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसका नाम याद कर ले। राजशेखर का प्रबंध कोश और चचनामा अरबी ग्रंथ। देखिए पहला क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य के और भी नाम मिलते हैं, चाणक्य, ठीक, क्या मिलते हैं, चाणक्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इनके नाम मिलते हैं। अब देखिए इससे हमको किसकी जानकारी मिली, देखिए लिखने को आवश्यकता नहीं, हमको समझिए। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मौर्य वंश की राजनीतिक और सामाजिक का किससे जानकारी मिलती, मौर्य वंश की राजनीतिक और सामाजिक और यह शासन के सिद्धांत। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। पूछा जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसा, शासन के सिद्धांतों की क्या है, या ग्रंथ है, पुस्तक है। इसके रचयिता कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति है। और ये किसके दरबार से संबंधित थे, तो एक मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के यह दरबार से संबंधित थे, उनके यह प्रधानमंत्री थे, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे, बड़े ही क्रोधी किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने एक चरवाहे को आप कह सकते हैं भारत जैसे, मगध जैसे सम्राट बना दिया इस विशाल धरती पे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े सम्राट जाने जाते हैं और मौर्य वंश के संस्थापक। एक चरवाहे को कौटिल्य जी ने इतने बड़े देश का, इतने बड़े भूभाग का सम्राट बना दिया। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना, बहुत ही सादगी से इनका जीवन था। तक्षशिला के ये आचार्य थे, इनके विषय में कहा जाता है बहुत ही ये बड़ी तगड़ी परीक्षा लेते थे, इनके परीक्षा में सब पास नहीं हो पाते थे। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और हमको मौर्य वंश की राजनीतिक, सामाजिक और शासन से संबंधित विषयों के विषय में। अब कामांधक का निस्सार, देखिए यह 7वीं 8वीं शताब्दी, ठीक, 7वीं 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में देखिए इसकी जो इसके कामांधक जी हैं, इसमें क्या है, इन्हीं कौटिल्य के, ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की नीतियां इसमें मिलती हैं। कामांधक के मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हमको। अब देखिए इसके बाद है कलहड़ की राजतरंगणी। देखिए पूछा जाता है कि कलहड़ कहाँ के कवि थे, तो कश्मीरी कवि थे। कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कलहड़ के राजतरंगणी से। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास, यानी आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिली। अब सोमदेव कृत रसमाला और कीर्त कौमुदी, ठीक, कीर्त कौमुदी। अब इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, गुजरात के चालुक्य वंश के विषय में। किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो इसको लिख लेना, हम जो बता रहे हैं गुजरात के चालुक्य वंश के विषय में। और राजशेखर के प्रबंध कोश से भी गुजरात के चालुक्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। राजकोष की राजशेखर की 2 और रचनाएं हैं, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। इनकी 2 और रचनाएं हैं, राजशेखर की काव्य मीमांसा और बाल रामायण, जो महत्वपूर्ण है। चचनामा, देखिए पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंध का, ठीक, सिंध के इतिहास के विषय में हमको कहां से जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ है चचनामा। इसके विषय में और एक चीज पूछा जाता है, किस भाषा में, बहुत बार आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया चचनामा किस भाषा में लिखा ग्रंथ है, अरबी, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा। और खुफी एक विद्वान थे, खुफी एक विद्वान थे, उन्होंने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया। देखिए पूछा जा सकता है किसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया, तो खुफी ने फारसी भाषा में इसका
अनुवाद किया। एक बार दोबारा फिर इसको हम रिवीजन कर लेंगे, फिर इसके बाद अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को देखिए। अब लौकिक साहित्य में हमने देखा क्या कि इसको हम 3 भागों में बांटे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक और जीवनी। ऐतिहासिक में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे हमको मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिली। उसके बाद कामांधा कनिष्ठा, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी की पुस्तक है, ग्रंथ है। इसमें हमको उसी के सिद्धांतों की ज्यादातर जानकारी मिलती है जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र। उसके बाद कल्लाहड़ की राजत रंगी, देखिए कल्लाहड़ जो है कश्मीरी कवि है, जिससे हमको कश्मीर के विषय में जानकारी मिलती है, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के समय की जानकारी। उसके बाद सोमदेव की रसमाला, कीर्त कौमुदी, और उसके बाद राजशेखर का प्रबंध को, इन सबसे किसके विषय हमको गुजरात के चालुक्य वंश के विषय में जानकारी का स्रोत मिलता है। उसके बाद चचनामा, जिससे हमको सिंध के विषय में जानकारी मिली। अरबी भाषा ग्रंथ है जिसका खुफी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक, अब इसको इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के विषय में आपको बताएंगे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद लिख लिए हो, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब अर्ध ऐतिहासिक, देखिए अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। देखिए इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नाम सुना होगा पाणिनि का, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अभी जब व्याकरण ग्रंथ पढ़ाए थे उसमें इसको हम लिखाए भी थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पतंजलि का, बच्चे जानते होंगे जो पुराना वीडियो देखे होंगे, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की वार्तिक, कात्यायन की वार्तिक, और उसके बाद गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। उसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। उसके बाद कालिदास की, ये भी हम बता चुके हैं इसके पहले, कालिदास जो हमारा पुराना वीडियो गुप्त वंश के जानने के साधन देखे होंगे, ये सब बताए। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्र। देखिए अब अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत प्रमुख रूप से इनको हम रख सकते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की वार्तिक, गार्गी संहिता, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मान। देखिए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पतंजलि महाभाष्य, यह क्या है, हमको इससे क्या जानकारी मिली, इससे हमको मौर्य वंश के पूर्व के विषय में जानकारी मिली। ये सब व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन की वार्तिक, गार्गी संहिता। इस देखिए अब इनसे क्या है, इससे हमको शुंग वंश के विषय में जानकारी मिली। अब जो गार्गी संहिता, देखिए सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से हमको जानकारी मिलती है कि जो यवन आक्रमणकारी थे वह क्या है, मथुरा, पांचाल, साकेत और कुसुमध्वजपुर। देखिए पाटलिपुत्र का एक और नाम भी मिलता है, कुसुमध्वजपुर। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, कुसुमध्वजपुर। ठीक, अब इसको पाटलिपुत्र को ही कहा जाता है। यहाँ तक क्या है ये बताते हैं। गार्गी संहिता हमको बताए जो कि ज्योतिष के ग्रंथ है, बताती है कि मथुरा, पांचाल और साकेत होते हुए क्या है, कुसुमध्वजपुर, पाटलिपुत्र तक जो है यौन आक्रमणकारी पहुंच गए थे। इसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इससे हमको क्या मिली है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिली है, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम। इससे क्या है, हमको शुंग वंश के विषय, देखिए ये रचना किसकी है, गुप्त वंश की, लेकिन जानकारी हमको किसके, इसके विषय में क्या मिलती है, शुंग वंश के विषय में। ये क्या है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। एक बार दोबारा हम देखिए, ये इसमें कुछ और नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतिहास में जो आपको मिलेगा, चाहे जिस कंपटीशन लेवल पर, इसके नाम सबसे ज्यादा पूछे। सबसे पहले क्या, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य,
कात्यायन की वार्तिक, गार्गी संहिता, विशाख दत्त की मुद्रा रक्षण, कालिदास की मालविका मित्रम। अब इसमें देखिए हमने बताया था इनको क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। इनको और कुछ कहा जाता है सम्मिलित रूप से, हम बताएंगे नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में बताएं, क्योंकि पुराने वीडियो में है। आप लोग कमेंट करके हमको बताना इनको और किस नाम से, तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इसके विषय में हमको बताना। ठीक, अब इतना इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम जीवनियों के विषय में आपको बताएंगे। ठीक, अब जीवनियों में हम देखते हैं ऐतिहासिक जीवनियां। देखिए इसमें देखिए बहुत, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो जितनी हम इसमें ग्रंथों के विषय में अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर इनका नाम पूछा जाता है। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो कि इनका नाम पूछा जाए, जैसे वाण भट्ट का हर्षचरित, वाण भट्ट का हर्षचरित, नाम सभी लोगों ने सुना होगा, वाण भट्ट का हर्षचरित। उसके बाद ये देखिए वाण भट्ट का जो हर्षचरित है बहुत बार बराबर कंपटीशन पूछा जाता है, नाम पूछा, हर्षचरित किसकी रचना है, वाण भट्ट की। उसके बाद अभी इसके पहले वाले वीडियो हमने ब्राह्मणेतर साहित्य में एक ग्रंथ बताया था, अश्वघोष की बुद्धचरित, अश्वघोष की बुद्धचरित बताया था इसके पहले हमने, अश्वघोष की बुद्धचरित। इसके बाद वाक्पति का गौरव, वाक्पति का गौरव। उसके बाद पद्मगुप्त का नवशाह सांकचरित, नवशाह सांकचरित, नवशाह सांकचरित। बिलहड़ का विक्रमांक देवचरित, एक बिलहड़ कवि है, बिलहड़ का विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। उसके बाद संध्याकार नंदी एक है, संध्याकर नंदी का रामचरित। इसके बाद जयानक का पृथ्वीराज विजय, जयानक का पृथ्वीराज विजय। तो देखिए इसमें हमने किसको देखा, वाण भट्ट का हर्षचरित, अश्वघोष की बुद्धचरित, वाक्पति का गौरव, पद्मगुप्त का नवशाह सांकचरित, बिलहड़ का विक्रमांक देवचरित, संध्याकार नंदी का रामचरित, जयानक का पृथ्वीराज विजय। एक और पुस्तक लिख लीजिए छूटा, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित। ठीक, अब देखिए अब तो ये ऐतिहासिक जीवनियों में हो गए, जैसे वाण भट्ट का हर्षचरित, अश्वघोष की बुद्धचरित, याद करते चलिए, पद्मगुप्त का नवशाह सांकचरित, बिलहड़ का विक्रमांक देवचरित, संध्याकार नंदी का रामचरित, जयानक का पृथ्वीराज विजय, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। तो देखिए अब दो और पुस्तक का नाम लिख लीजिए, बार बार पूछा जाता है, इसी में लिख दे रहे हैं, राजशेखर का बाल रामायण और काव्य मीमांसा। देखिए
इससे हमको बहुत ज्यादा इसमें क्या उल्लेख है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ न कुछ जानकारी के लिए इसको बता दे रहे हैं। सिर्फ हमसे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसके नाम कौन रचयिता, नाम कौन रचयिता, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन देखते हैं बाण भट्ट का हर्षचरित। तो बाण भट्ट हर्षचरित के क्या है, जो हर्षवर्धन एक सम्राट थे पुष्यभूत वंश के, उनके दरबारी कवि थे। ठीक। अश्वघोष की बुद्धचरित, बुद्धचरित में क्या हमको जानकारी मिलती है, बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के चरित्र के विषय। वाक्पति गौड़हों एक वाक्पति हैं, इनकी रचना गौड़हों है। एक शासक कन्नौज के यशोधर्मन, उनके विषय में गौड़ नरेश के विजय के विषय में जानकारी मिलती है। पद्म गुप्त का नवशासन चरित, इसमें क्या हमको जानकारी मिलती है कि धारा के मुंज और उनके भाई सिंधुराज के विषय में जानकारी मिलती है। बिल्हड़ का विक्रमादेव चरित, इसमें हमको क्या है, विक्रमादित्य षष्ठ गुजरात के शासक है, उनके विषय में जानकारी। संध्या का नंदी का रामचरित, इसमें क्या हमको पाल वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बंगाल का जो पाल वंश था, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, अभी जब पढ़ेंगे आप। जयानक का पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज के चौहान के विषय में जानकारी। हेमचंद्र का कुमारपाल, इसमें हमको जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल जो है उनके विषय में राजशेखर का बावनवाड़ और काव्यों से, इससे भी हमको क्या है गुजरात के विषय में जानकारी। ये इतना ग्रंथ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, और जैसे हमको दक्षिण भारत के जो ग्रंथ मिलते हैं, जैसे संगम साहित्य से हमको जानकारी मिलती है। और दो रचना कन्नड़ के ग्रंथ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं कन्नड़ ग्रंथ। देखिए यही लिख दे रहे हैं कन्नड़ ग्रंथ। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कन्नड़ ग्रंथ में एक है पंप, पंप है, पंप की विक्रमार्जुन विजय, विक्रमार्जुन विजय, इसको भारत भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या मिलता है, भारत। उसके बाद एक है कवि रन, इनकी गदा युद्ध पूछा जाता है, इसमें किसकी रचना, गदा युद्ध। ठीक, तो इतना ग्रंथों को आप लिख लीजिए। इसके बाद और कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसमें से बराबर सुमेलित करने के लिए या किसी न किसी रूप में इन सबके विषय में जानकारी मिलेगी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप नोट कर लिए हो तो हमको ये नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप समझ नहीं पाए होंगे। तो लगभग सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज ये क्या है, साहित्यिक स्रोत हमारे समाप्त हो गए हैं। हम जो बताए थे कि 5 आपको प्रश्न देंगे, तो देखिए जो हम 5 प्रश्न आपको सभी वीडियो के अंत में बताएंगे, तो उसका हम उत्तर नहीं देंगे। ठीक, उत्तर इसलिए नहीं देंगे कि उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका लिखना, अगली बार उसका हम उत्तर आपको बताएंगे। तो आज सिर्फ आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, जो वीडियो तक हम बनाए हैं उसी से 2 क्वेश्चन। महाकाव्य बहुत आसान है, महाकाव्य के अंतर्गत कौन आते हैं। ठीक, कौन आते हैं। दूसरा, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, इन दोनों को आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अब इसके बाद हम विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, विदेशी यात्रियों के विषय में बहुत पूछा जाता है, कौन किसके दरबार में आया, किससे क्या जानकारी मिलती है। तो इसके बाद उसका टॉपिक, लेकिन वीडियो को आप बारीक से 1 बार 2 बार देखिए, रोक के इसका